प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता। आज हम इस वीडियो में और नदी अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम सरता के अथवा नदी के अपरदन और परिवहन के स्वरूपों का अध्ययन कर चुके हैं और कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का भी अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें जलप्रपात और इसके अतिरिक्त जो गॉर्ज कैनियन और वी आकार की घाटियाँ छिपरकाएँ हैं, उनका भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हम शेष अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर विभिन्न स्थल रूप देख रहे हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। और उसमें हम, जैसा कि आप इस अब वर्तमान में इस मानचित्र या इस इमेज में देख रहे हैं कि लटकती घाटी किस प्रकार बनती हैं। आप देखेंगे इस मानचित्र में कि ये नदी घाटी है और इसमें ये नदी जो आ रही है वो इस प्रकार लटकती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा क्यों होता है कि लटकती हुई घाटी बनती है? तो हम ये देखते हैं, जब किसी मुख्य नदी से और उसकी सहायक नदी मिलती है, माना कि ये मुख्य नदी है और इसकी ये सहायक नदी है, ये तो मुख्य नदी का ढाल सहायक नदी की अपेक्षा अधिक होता है। तो सहायक नदी का संगम स्थान मुख्य नदी के तल से ऊंचा हो जाता है और मुख्य नदी का ढाल अधिक है, मुख्य नदी में पानी की मात्रा अधिक है, तो ये अपरदन अधिक करेगी। अपरदन अधिक करने के फलस्वरूप ये अपनी घाटी को गहरा कर देगी और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी कि जो इसकी सहायक नदी है वो इसमें ऊपर से गिरती हुई नजर आएगी। इसको बोलते हैं लटकती हुई घाटी। अब इसमें भी ये है कि यहाँ से मुख्य नदी गुजरती है और इसने अपने घाटी को गहरा कर दिया है। परिणाम स्वरूप ये जो सहायक नदी है, ये आप जो देख रहे हैं सहायक नदी, ये इसमें लटकती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको बोलते हैं लटकती हुई घाटी। और ऐसा जो उदाहरण है वो गंगा नदी का मुख्य रूप रारू नदी में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गंगा नदी मुख्य नदी है, जैसे ये गंगा नदी है, और जो इसकी सहायक नदी है वो मान लेते हैं रारू नदी। तो ये रारू नदी का जो मुख है वो गंगा नदी में लटकता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार की जो उदाहरण हैं वो लटकती हुई घाटी के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार हजारीबाग जो है, वहाँ पर राजरप्पा के पास दामोदर नदी की घाटी में भेड़ा नदी जो है, यानी कि दामोदर नदी, इस प्रकार दामोदर नदी ये मुख्य घाटी है और इसमें जो गिरने वाली है वो है भेड़ा नदी। तो भेड़ा नदी जो है वो लटकती हुई प्रतीत होती है। अब इसी प्रकार हमने ये नदी बहते हुआ जल प्रवाह वाली देखी। अब हिमानी की जो लटकती घाटी वाला जो प्रपात है, हम हिमानी क्षेत्र में भी इस प्रकार के प्रपात मिलते हैं और उनमें हिमयुगों के समय अनेक नदियों की जो घाटियों में प्रवाहित होने वाली जो हिमानी है, वहाँ पर और अधिक प्रवाह के फलस्वरूप घाटी की गहराई बढ़ जाती है और जो उसके बाद की जो नदियाँ हैं वो लटकती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार सरता अपहरण वाला प्रपात बन जाता है और सरता अपहरण करके फलस्वरूप, यानी कोई मुख्य नदी है वो अपनी घाटी को गहरा कर देती है और जो अन्य सहायक नदी है वो लटकती हुई प्रतीत होती है। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार जलगर्तिका कैसे बनती हैं। तो जलगर्तिका, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं पोर्ट होल्स, और पोर्ट होल्स का जो है वो नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेज़ी से चक्कर लगाते हैं नदी के तली में, यानी छोटे छोटे पत्थर तेज़ी से चक्कर लगाते हैं इस ढंग से, और इस प्रकार वो एक छेदक संघर्ष यंत्रों की तरह काम करते हैं और ऐसे प्रतीत होता है मानो कि किसी लकड़ी में और बर्मा मशीन चल रही है और उसमें छेद हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि छेदक यंत्र नदी की तली में सुराख तथा छिद्र बनाते रहते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है और वो जलगर्तिका बन जाती है। तो ये नदी की पेटी में और इस ढंग से जलगर्तिकाएँ बन जाती हैं। तो इनको सामान्यतः और अवनमन कुंड, प्लंजिंग पूल भी कहा जाता है। इनका व्यास की गहराई जब अधिक हो जाती है तो गहराई और व्यास अधिक होने पर इसको अवनमन कुंड कहलाता है। अवनमन कुंड, प्लंज पूल कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक
सोपान यानी कि स्ट्रक्चरल बेंचेज। अब इसे में आप देखेंगे, ऐसे एक इमेज दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं संरचनात्मक सोपान। इसमें आपको इमेज से प्रतीत हो रहा है कि कुछ अवरोधी सेल, कुछ कोमल सेल हैं और उनके फलस्वरूप संरचनात्मक सोपान सीढ़ी की तरह बन गए हैं। आप देखिए अवरोधी सेल, ये आपकी अवरोधी सेल है और ये कोमल सेल है। तो अवरोधी सेल आप देख रहे हैं कटती नहीं है और इस कोमल सेल की एक तरह से सुरक्षा भी कर रही है, इस ढंग से सुरक्षा कर रही है। आप ऊपर देखेंगे अब जो कोमल सेल है वो तो काट दी गई है, कोमल सेल काट दी गई है, लेकिन जैसे अवरोधी सेल आ गई नीचे, उसने कटाव को या अब कटाव के सामने अवरोध पैदा किया, तो इस प्रकार नीचे वाली सेल का बचाव हो गया। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है कि नदी के मार्ग में कभी कठोर और कोमल अथवा मुलायम चट्टानों की परतें और क्रमक रूप में आ जाती हैं, जैसा कि इसमें आया है, इस ढंग से क्रमक रूप में आ जाती हैं, क्रमक रूप में आ जाती हैं। और धीरे धीरे ये माना कि ये इनकी लंबाई सबकी बराबर है, सबकी बराबर है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोमल चट्टानें कटती जाएंगी और कठोर चट्टानें बचती जाएंगी। तो धीरे धीरे एक सीढ़ी नुमा जो स्थिति है वो बन जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इस मानचित्र में कि कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें शीघ्र काट दी जाती हैं और कठोर एवं प्रतिरोधी चट्टानें निकल कर रह जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे नदी वेद का, जलोढ़ वेद का अथवा नदी वेद का। नदी वेद का इसमें आप देखेंगे कि रिवर टेरेस, नदी की घाटी में जब दोनों ओर से और सोपान बन जाते हैं, जैसे कि आप इसे इमेज में आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सोपान के ढंग से बन गए हैं, नदी वेदिका बोलते हैं इनको। और जो नदी की प्रारंभिक बाढ़ के मैदान में इस प्रकार के अवशिष्ट चिन्ह देखने को प्राय मिलते हैं। इसके बाद जो है वो है जलोढ़ वेदिकाएँ, और जलोढ़ वेदिकाएँ आप देखेंगे, ये जलोढ़ वेदिकाएँ जो मैंने अभी आपको बताया था, तो जलोढ़ वेदिकाएँ भी नदी वेदिकाएँ की तरह ही बनती हैं। अब इसके बाद विसर्प, विसर्प एक सर्पलाकार होते हैं और प्राय मैदानी क्षेत्रों में बनते हैं कि जब नदी और अपने साथ लाए गए गाद अवसाद के साथ बहती है और एक निश्चित पेटे में न बह करके और एक स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करती है, तो ऐसी स्थिति में और पानी जो है नदी का वो घूमता हुआ और मैदानी क्षेत्रों में चलता है। धीरे धीरे नदी का जो अपरदनात्मक स्थल रूप है वो सामने वाला जो हिस्सा जो मैं इस समय आपको बता रहा हूँ वहाँ से कटाव करता जाता है और इस कटाव के फलस्वरूप, अपर्दन के फलस्वरूप जो गाद अवसाद है वो एक तरफ दूसरी तरफ इसको जमाव करता जाता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से कटाव के फलस्वरूप ये जो मुख्य स्थल भाग है वो कटता जाता है और धीरे धीरे नदी की स्थिति में ऐसी आती है कि नदी सीधी हो जाती है और जो कटाव वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये स्थिति होती है और धीरे धीरे इसमें फोल्ड आने लगते हैं, धीरे धीरे फोल्ड आकर के और एक स्थिति ऐसी बनती है कि जो उसका जो एक फोल्ड आया था वो बिल्कुल उससे मुख्य नदी से अलग होकर दूर हो गया। इसको बोलते हैं गोखुर झील, गाय के खुर की तरह, ऑक्सबोलेक। तो इस प्रकार गोखुर झीलें बनती हैं दुनिया भर में या विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में। इस प्रकार के जो उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो उदाहरण आपके सामने दिख रहा है इसमें इमेज में कि यहाँ से कटाव हो रहा है और धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है और एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब ये बिल्कुल हिस्सा अलग हो गया है और गोखुर झील कहलाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से और नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ थीं जिनमें मुख्यतः गोखुर झील, विसर्प अथवा जलोढ़ वेदिकाएँ, संरचनात्मक सोपान आदि। अब एक और है वो है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन के बारे में पढ़ेंगे हम कि पेनी प्लेन क्या होते हैं। पेनी प्लेन, पेनी प्लेन एक समप्राय मैदान होते हैं। समप्राय मैदान हैं वो
अपर्दन के फलस्वरूप भी बन सकते हैं और निक्षेप के फलस्वरूप बन सकते हैं। किसी उच्च स्थलाकृति को यदि नदी धीरे धीरे काटती रहती है तो वो हिस्सा एक समतल स्थिति में आ जाता है, तब वो समप्राय मैदान कहलाता है। और यही हिस्सा यदि धीरे धीरे कट करके और किसी गर्तनुमा क्षेत्र में पहुंच करके और निक्षेप के फलस्वरूप जमा होता जाता है, तो तब वो स्थिति भी मैदान की तरह हो जाती है, तब उसको हम मैदान कह सकते हैं। तो इस प्रकार अपर्दन के फलस्वरूप और निक्षेप के फलस्वरूप भी मैदान बनते हैं। तो ये समप्राय मैदान जो पेनिप्लेन, जिसका डेविस ने भी उदाहरण दिया था कि अपने भौगोलिक अपर्दन चक्र में। तो आज हमने इस वीडियो में और अपर्दन के फलस्वरूप जो निर्मित स्थलाकृतियाँ थीं उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम और नदी के द्वारा निक्षेपणात्मक जो कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।